हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि DFCCIL के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो 2016 में पूछा गया था। ठीक है, 2018 का इससे पहले मैं करा दिया हूँ और भी बहुत सारा वीडियो दिया हूँ। अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑफिशियल पेपर है। ठीक है, चलिए आज का पहला पेपर देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि HSRA का आपका पूर्ण रूप पूछा गया, मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कह रहा है कि 1928 में भगत सिंह ने एक सदस्य के रूप में स्थापित किए थे। ठीक है, तो मतलब ये इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक आर्मी, या आर्मी लिखिए या एसोसिएशन, दोनों सही है। तो इसका हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म होता है। आपको इसमें और क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है ये मैं बताता हूँ। देखिए, इस संस्था का नाम पहले ये नहीं था, इस संस्था का नाम पहले कुछ और था। मैं शुरू से ही डिस्कस करता हूँ आपको। देखिए, 1924 में इस संस्था का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी, जो आपके ऑप्शन में रहेगा वो सही होगा। इसके संस्थापक कौन थे? तो सचिंद्र सन्याल थे। ठीक है, और इसके एक बहुत ज़्यादा एक्टिव मेंबर थे, मतलब ये हो गया संस्थापक, और एक्टिव सदस्य जो थे वो थे भगत सिंह। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, आज़ाद, मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देता हूँ या फुल फॉर्म ही समझिएगा। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद इसके मतलब अध्यक्ष थे। तो ये चीज़ें पहले था, जब 1924 में तब था। इसी संस्था का नाम बदल करके बाद में 4 साल बाद 1928 में क्या कर दिया गया कि हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक आर्मी या एसोसिएशन। तो इसमें एक एस शब्द का सिर्फ इसमें क्या किया गया कि इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब इसका संस्थापक कौन थे और इसके अध्यक्ष कौन थे और इसमें एक्टिव मेंबर कौन थे, ये चीज़ें आपको देखना है। तो देखिए, इसका भी अध्यक्ष जो थे वो यही थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा हूँ। ठीक है, आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। इसमें भी बहुत ज़्यादा एक्टिव मेंबर जो थे वो भगत सिंह, और क्या थे प्लस में? चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह, सचिंद्र सन्याल, और प्लस में सुखदेव, और भी मेंबर थे। बट इतने लोगों का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको खास बात क्या याद रखना है कि ये जो 1928 में जो संस्था बना था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इस संस्था का उद्देश्य था जो भारत में ब्रिटिशर ने भारत के जो शोषण कर रहा है उससे भारत को मुक्त करना, मतलब शोषण से भारत को मुक्त करना था। और क्या? तो जो किसान हैं, जो श्रमिक है, उनका जो शोषण किया जाता है धार्मिक या आर्थिक संस्थाओं के द्वारा, उससे भी उनको मुक्त करना था। तो इस संस्था का ये उद्देश्य था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परम युवा जिसे पुणे में सीडेक द्वारा डिजाइन किया गया वो क्या है? तो ये एक सुपर कंप्यूटर है। कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कि सीडेक का फुल फॉर्म क्या है। तो सीडेक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में पहली आधिकारिक जनगणना कब हुआ था? तो देखिए, सबसे पहले बात कि वो हुआ था 1872 में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप इसमें से अगर नन ऑफ दीज कोई नहीं दिया है तो आप 1871 लगा लीजिएगा, क्योंकि वो जो एग्जामिनर है वो यही समझ के सेट कर दिए हैं क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से और भी थोड़ा डिटेल जान लीजिए जो आपके एग्जाम में काम आएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा जनगणना के बारे में बताता हूँ अच्छे से। देखिए, भारत में जो पहला जनगणना हुआ था, पहला जनगणना
मैं जनगणना को डायरेक्ट ऐसे जी से लिख दूंगा, ठीक है। पहला जनगणना हुआ था, कब हुआ था? तो 1872 में। और किसके कार्यकाल में, ये भी पूछा जाता है। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहला जनगणना 1872 में हुआ था। और जो पहला ही आपको पूछे, जैसे ये पहला, उसी तरह से पहला रेगुलर जनगणना यानी कि पहला नियमित जनगणना जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1881 में हुआ था। और ये किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। तो ये दोनों गवर्नर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में। और ये भी कभी कभी ऐसे सिर्फ पूछा जाता है कि पहला नियमित जनगणना, ऐसे आप लिख लीजिए यहाँ पे, पहला नियमित जनगणना जो हुआ था तो 1881 में। और किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। ये चीज़ें आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखना है कि जनगणना किस सूची में आता है? तो संघ सूची में आता है। संघ सूची में आता है, सूची में आने की यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है। अब एक चीज़ और आप याद रखिए, क्या कि ये जो 2011 का जो जनगणना था, ये कैवा जनगणना था? तो जब से स्टार्ट हुआ तब से ये 15वां जनगणना था। लेकिन स्वतंत्र भारत का 7वां था, ठीक है, 7th था। कब का? स्वतंत्र भारत का 7वां जनगणना था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। 2011 के जनगणना का जो थीम था वो क्या था? ये भी आप लिख लीजिए, थीम, कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कि हमारी जनगणना हमारी भविष्य। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। अगर आप चाहते हैं कि जनगणना से रिलेटेड एक वीडियो देख ले, जहाँ से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ना छूटे, तो आप ये वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल पे जाइए। 10 से 15 मिनट का एक वीडियो है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट का नाम है इंपॉर्टेंट जीके जीएस टॉपिक। उसमें 4 ही वीडियो है, आप देख लीजिएगा। 10 से 15 मिनट का जनगणना का वीडियो है। कोई भी क्वेश्चन आएगा उससे बाहर नहीं जाएगा, आपको देखने के बाद खुद पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि 2016 में महिला एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीती थी? तो ये तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 2016 का करंट अफेयर अब ना पूछा जाएगा, लेकिन जो 2021 में हुआ है ये सब इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा आपसे अच्छे से बात कर लेते हैं, इस सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा पहले 2 मिनट आप दीजिए, बेसिक बात कर लेता हूं, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो साल के सबसे आरंभ में होता है वो कौन सा होता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है क्या? तो विंबलडन ओपन, उसके बाद होता है क्या? तो यूएस ओपन, ठीक है, यूएस ओपन। तो इतना चीज़ें तो आपको पता हो गया, 4 इस क्रम में होता है। आपको एक चीज़ और याद रखना है, क्या कि कौन कौन से कोर्ट पे खेला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये पहला ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और लास्ट वाला भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। हो गया, दोनों आपको याद हो गया। और ये बीच वाला जो देख रहे हैं, जो फ्रेंच ओपन है, ये क्ले पे खेला जाता है, मिट्टी पे। और ये जो है विंबलडन ओपन, ये ग्रास लैंड पे, घास पे खेला जाता है, ठीक है, ग्रास लैंड पे, ये क्ले पे। और ये दोनों लास्ट वाला हार्ड पे खेला जाता है, ठीक है। इतना से काम नहीं चलेगा, थोड़ा आप और देखिए। क्या अब ये पूछा जाता है कि ये जो टूर्नामेंट जो है, टेनिस टूर्नामेंट, ये सबसे पुराना कौन है? तो सबसे पुराना है ये मतलब विंबलडन है। ये कब इसका स्थापना हुआ था? तो 1877 में, ठीक है। तो आपको इसमें सबसे नया भी पता होना चाहिए। तो मैं चारों बता देता हूँ, आपको यही याद हो जाएगा। देखिए आपको सबसे पुराना याद रखना है 1878 में। इसमें आप 4 जोड़ दीजिए, जब 4 जोड़िएगा तो कहाँ चल जाइएगा? यूएस के पास आ जाइएगा, आगे की तरफ बढ़िएगा तो 1881 में यूएस ओपन की स्थापना हुआ था, ठीक है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद अब क्या कीजिए, इसमें 10 और जोड़ दीजिए। जब 10 जोड़ दीजिएगा तो 1881 में 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1891 हो जाएगा। तो कहाँ आ जाइएगा? आप आ जाइएगा फ्रेंच ओपन के पास। इसमें 10 ईयर आप जोड़ दीजिए, यहाँ 4 जोड़े हैं, यहाँ 10। अब क्या कीजिए, पीछे जो 10 और 4 जोड़े हैं तो कितना? 14 हुआ है। अब 14 को आगे जोड़ दीजिए। जब 14 को आगे जोड़िएगा तो आ जाइएगा आप कहाँ? ऑस्ट्रेलिया ओपन में। तो जब इसमें आप 14 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? तो 1905 हो जाएगा। तो आप ऑस्ट्रेलिया ओपन में आ गए। तो ये सबका अपना अपना जब ये स्टार्ट हुआ है खेल, तब का सबका ये ईयर है। तो फर्स्ट और लास्ट तो आपको याद रहना ही चाहिए। ऐसे मैं को रिलेट कर दिया हूँ कि आपको चारों याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या कि इस बार जो ऑस्ट्रेलिया ओपन में जो हो गया है उसमें कौन विजेता रहे। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुका है,
तो इसमें हम पुरुष विजेता की बात करते हैं, पुरुष विजेता। तो कौन है? नोवाक जोकोविच, ठीक है। और ये कहाँ से है? ये एग्जाम में एक बार पूछा गया है, तो सर्बिया से है। नोवाक जोकोविच सर्बिया देश से। अगर पुरुष में हम विजेता की बात कर लिए तो उप विजेता भी बात कर लेते, क्योंकि आपसे वो भी पूछा जा सकता है। तो मतलब हारा, मैं उप विजेता को हारा यहाँ पे लिख दिया हूँ। इनका नाम क्या है? तो डेनियल मेदवेदेव। ये कहाँ से है? तो रूस से है। ये आपको याद रखना है इतना, ठीक है। अब पुरुष आप देख लिए तो थोड़ा महिला भी देख लीजिए। क्यों? क्योंकि चारों में से आपसे कोई भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप एक अच्छे लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो महिला की अगर बारे में बात कर ले, महिला के बारे में, तो विजेता दोस्तों मेरा राइटिंग पे आप मत जाइए, क्योंकि लिखने में यहाँ प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा, तो इसीलिए थोड़ा सा राइटिंग मतलब अच्छा नहीं होता है। तो लेकिन आप कंसेप्ट जो मैं देता हूँ ये 100% अच्छा है, ठीक है। तो इस बात पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो महिला में कौन जीती है? तो ये है नाओमी ओसाका। और ये किस देश से है? तो जापान से। और दूसरा हारी कौन है महिला में? हारी है यानी कि लॉस कर गई है, वो है आपका जेनिफर ब्रोडी। ये कहाँ से है? तो यूएसए से। अगर ये आप चारों याद रख लेते हैं जितना मैं बताया हूँ अभी, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बहुत चांस है कि आपको यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन और अब अगर आगे टूर्नामेंट होगा तो उसके लिए आपको तो फिर वो करंट अफेयर में आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक जितना है उसके लिए ये क्वेश्चन आपको सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको फुल फॉर्म पूछा है किसका? तो FERA का। तो इसका फुल फॉर्म अगर मैं हिंदी में देखूं तो ये होता है विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम। लेकिन फुल फॉर्म काफ़ी लोग इंग्लिश में याद रखते हैं, तो आप लिख लीजिए क्या होता है इसका इंग्लिश में। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ एक्ट, उधर मेरा पेन नहीं चलता है, एक्ट होता है। तो इन चीज़ों को आपको याद, मैं 1 से 150 फुल फॉर्म लेकर आऊँगा जिसमें वो सारा इंपॉर्टेंट होगा, जो सभी के सभी या तो PSU में या कहीं रेलवे में कहीं ना कहीं पूछा गया एग्जाम है, जो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा। आप ज़रूर देखिएगा उसे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा मापने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। इस नहीं वाला को और हाँ वाला को परीक्षा में आप क्वेश्चन में बहुत सावधानी से पढ़िएगा, नहीं तो कभी कभी क्या होता है ये नहीं और हाँ में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आंसर तो आपको 2 सेकंड में मिल जाता है, लेकिन होता क्या है वो गलती हो जाता है। तो इसमें कौन नहीं है? तो देखिए फैथम जो है, फैथम ये नहीं है। बाकी सब आर्ग जो है ये ऊर्जा मापने की इकाई है, कैलोरी भी है और जूल भी है। इसका यूज हम किस लिए करते हैं? तो इसका करते हैं मतलब समुद्र के गहराई को मापने के लिए, समुद्र की गहराई को मापने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि अभी इसमें जैसे कि आपका एग्जाम तो DFCCIL का 2018 में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ था, लेकिन जो 2019 में इससे रिलेटेड जो जम्मू कश्मीर से जो रिलेटेड क्वेश्चन बना है उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो देखिए किस भारतीय राज्य का अलग संविधान है? तो ये किसका है? जम्मू कश्मीर का। ये आंसर तो आप बहुत आसानी से लगा लीजिएगा, लेकिन अभी जो जितना चेंजमेंट हुआ है उसको आप सावधानी पूर्वक पढ़िए ताकि आपको परीक्षा में आंसर ज़्यादा सही होगा। देखिए जो जम्मू एंड कश्मीर का जो संविधान था उसको 17 नवंबर 1956 को क्या किया गया था कि वहाँ के संविधान सभा के द्वारा औपचारिक रूप से इसे क्या किया गया था? तो अपना लिया गया था। औपचारिक रूप से इसको वहाँ के मतलब जम्मू कश्मीर के संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1957 में लागू कर दिया गया, मतलब लागू हो गया ही, ठीक है। इतना बातें आपको याद रखना है यहाँ से।
अब आगे क्या याद रखना है कि 6 अगस्त 2019 को आर्टिकल कितना 370 और 35A को क्या किया गया है कि हटा दिया गया है, ये ख़त्म कर दिया गया है। तो इसमें क्या था 300 मतलब ये जो 370 है, इसमें जम्मू कश्मीर को क्या होता था कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना हुआ था। जिस विशेष राज्य के दर्जा में ये बातें था कि वहाँ का जो संविधान है वो बहुत कुछ जो है भारत के संविधान जो था उससे मतलब मैच नहीं करता था, वो अलग था। बहुत सारे वहाँ जो यहाँ का रूल कानून होता था वहाँ नहीं माना जाता था। ठीक है, तो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, इसको याद रखिए। जैसे कि 370 आर्टिकल को हटाया तो गया है, लेकिन इसमें एक नहीं 3 खंड था। ठीक है, जैसे कि खंड 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, खंड 2 और खंड 3। ठीक है, इसमें से क्या किया गया है कि खंड 2 को और 3 को हटा दिया गया है, लेकिन खंड अभी भी एक प्रेजेंट है। तो आप ऐसे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 370 के अंदर कौन कौन से खंड था, तो 3 गो खंड था, A, B और C, चाहे 1, 2, 3 आपको लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें से अभी 2 खंड हट गया है, 2 और 3, और खंड बचा हुआ कौन है, तो एक खंड अभी भी उसमें बचा हुआ है। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद रखना है। और आप थोड़ा सा यहाँ याद रखिए कि जैसे कि जब 370 धारा लागू था, जब 370 धारा जो था, धारा जब लागू था तब क्या था जम्मू कश्मीर में, जब यहाँ क्या लागू था, और जब 370 को हटा दिया गया, ठीक है, कट में कर दिया मतलब हटा दिया गया, तो क्या क्या चेंज हुआ। देखिए पहले क्या था, 370 लागू था तो यहाँ का जो झंडा होता था, झंडा वो अलग था, और यहाँ अपने देश का झंडा अलग था। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर का झंडा अलग था। लेकिन अब क्या हो गया कि दोनों जगह का झंडा हो गया सेम हो गया। पहले क्या होता था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आप मतलब बाध्य नहीं कर सकते थे कि आप भारत के झंडा को मानिए, लेकिन अब क्या है कि उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि अब पूरे देश का झंडा जम्मू कश्मीर समेत एक ही झंडा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लोगों को पहले क्या था, जब 370 था तो उनके पास दोहरी नागरिकता था, कि वो तो एक भारत के भी नागरिक थे और दूसरा क्या कि जम्मू कश्मीर के भी नागरिक थे। लेकिन अब वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ, भारत के नागरिक हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता था, तो बहुत सारे ऐसा आदेश होता था जो जम्मू कश्मीर में नहीं माना जाता था, लेकिन अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का सभी आदेश जम्मू कश्मीर में मान्य होगा। ये बात आप समझ गए। अब पहले आप वहाँ भूमि की अगर मैं बात करूँ, भूमि तो आप नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब क्या है कि भूमि आप वहाँ खरीद सकते हैं, जितना तक अलाउ है गवर्नमेंट करते हैं वहाँ तक। ठीक है, तो आपको इतना चीज़ें यहाँ से याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन के लिए ये सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये तो सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, लेकिन इसके आगे पीछे दाएं बाएं भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप एग्जाम में सही टिक कर पाइएगा। तो देखिए मैं शुरू से ही थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। कहाँ से कि सबसे पहले बात, जब संविधान की बात करते हैं तो कितना दिन में बना था, तो 2 वर्ष प्लस में 11 महीना प्लस में 18 डे, इतना लगा था बनने में। ठीक है, और इसमें खर्च कितना लगा था, अगर मैं खर्च की बात करूं, खर्च तो कितना लगा था, लगभग 64 लाख रुपया लगा था। ऐसे जो एग्जैक्ट लगा था वो 63,96,729 लगा था, लेकिन ये आपको राउंड फिगर में ही जनरली मिलेगा, तो 64 लाख लगा था। ठीक है, जब मूल संविधान बना था उसमें क्या था कि 22 भाग प्लस में 395 आर्टिकल और प्लस में 8 अनुसूची यानी कि शेड्यूल था। ठीक है, इतना चीज था। लेकिन अभी ये क्या हो गया है, अभी ये भाग 25 हो गया है। ये आर्टिकल के नंबर में है 1, 2, 3 के हिसाब से 395 ही है, लेकिन इसके सब आर्टिकल मिलाकर के बढ़ गया है, लगभग 400 के आसपास है। ठीक है, लेकिन ये शेड्यूल की बात करें तो संशोधन हो करके अब ये 12 हो गया है अनुसूची। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा। देखिए जो संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, ये भी पूछा जाता है कि संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत किया गया था कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। इसके जस्ट 2 महीना बाद 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया,
तो लागू। यही चीज़ आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। लेकिन आप रुक जाइए, मैं और भी आपको बताता हूँ। देखिए, ये तो हो गया आपको अंगीकृत हो गया, ये हो गया लागू हो गया। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि संविधान सभा के द्वारा संविधान का अंतिम बैठक कब हुआ था, तो ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अंतिम बैठक, आप ऐसे लिख लीजिए, अंतिम बैठक हुआ था, बैठक हुआ था। ठीक है, अब और आप इसमें याद रखिए 3 पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने के लिए मिला ही होगा। ठीक है, 22 जुलाई, ये सब इम्पोर्टेंट डेट है, 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। मैं बोलता हूँ सिर्फ आप लिख लीजिए नोट में, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया कि राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, देखिए, राष्ट्रीय गान, गान एंड गीत, गीत दोनों को अपनाया गया। आप इसको अगर लुसेंट में देखिएगा तो गान को आपको 24 देगा, जबकि गीत को आपको 26 जनवरी दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप इंटरनेट पे देखिएगा गूगल के थ्रू, तो आपको ये दोनों 24 जनवरी 1950 के ही मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ आपको और क्या ध्यान कि गान को किसके द्वारा लिखा गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और गीत को लिखा गया था तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गीत लिखा गया था। ठीक है, गान जो है पहली बार कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को, कहाँ, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। और गीत को कब गाया गया था पहली बार, तो 28 दिसंबर 1986 में गीत को पहली बार गाया गया था। और कहाँ, तो ये भी कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, तो आप यहाँ से इतने चीज़ों को याद रखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ये आपका यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट था, मतलब इस क्वेश्चन के लिए एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन था। ठीक है दोस्तों, अगर आप आइएगा और 2 मिनट में सोचिएगा सब कुछ सीख ले, पॉसिबल है क्या? अगर मान लीजिए क्वेश्चन के हम सिर्फ आंसर बता देंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको पता है कि सेम क्वेश्चन आना है, नहीं ना? लेकिन अगर ये सब डाटा आपको पता है तो आपको लगता है आपसे क्वेश्चन छूट पाएगा? नहीं ना। तो ऐसे देखिए क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका, आपको पता ही है कि भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू है। ठीक है, जिसको मन्नार के खाड़ी के द्वारा, समुद्र के मतलब चैनल के द्वारा भारत से अलग किया जाता है। मन्नार के खाड़ी है वहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। अब इसमें और भी आप ऑप्शन है, इसको देख लीजिए। जैसे कि जिब्राल्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि इधर है अपना अटलांटिक महासागर, और इधर क्या है, तो भूमध्य महासागर। इधर ये अटलांटिक महासागर हो गया, और इधर हो गया अपना भूमध्य महासागर। ठीक है, भूमध्य महासागर हो गया। ठीक है, इसको जो जोड़ता है इस दोनों को, इसी को क्या बोलते हैं, तो जिब्राल्टर जल डमरू बोलते हैं। ठीक है, जिब्राल्टर डमरू, इसको जो जोड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और पूछा जाता है, इससे जस्ट ऊपर में कौन सा है, तो यूरोप। यूरोप के कौन सा देश है, तो स्पेन। ठीक है, स्पेन है। और इससे नीचे में क्या है, तो अफ्रीका के कौन सा देश, तो मोरक्को है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में पूछता है कि जिब्राल्टर जल डमरू के द्वारा कौन से 2 कॉन्टिनेंट अलग होता है, तो कॉन्टिनेंट पूछेगा तो कौन, यूरोप और अफ्रीका। लेकिन ये पूछ दे कि कौन सा देश अलग होता है, तो आपको क्या बताना है कि यूरोप का स्पेन और अफ्रीका का मोरक्को जो है अलग होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसको आप देख लीजिए, जो कच्छ की खाड़ी है कहाँ, गुजरात में और अरब सागर के पैरेलल में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन है 2016 का करंट अफेयर है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आपके लिए 2021 का करंट अफेयर और 20 का लेकर के आ रहे हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। एकदम अच्छा एक्सप्लेनेशन देंगे और वही क्वेश्चन देंगे जो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा कर दे देंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा नीतीश कुमार हो जाएगा। ठीक है, और नीतीश कुमार हो जाएगा। और इसमें आप और चीज़ क्या ध्यान रखिएगा, मतलब और चीज़ क्या, इसमें आप विशेष आपको ध्यान रखने के लिए कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में आप ये देख लीजिए कि ये अभी क्या है, तो प्रेजेंट में बिहार के सीएम है, और ये 7वें, मतलब क्या है कि 7वें बार बिहार के सीएम बने हैं। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये प्रीवियस ईयर था जनरल नॉलेज। आपको मैं कल इसका रीजनिंग, मैथ, जो भी है, जनरल साइंस, रेलवे से रिलेटेड हिस्ट्री, ये सभी मैं 2016 का प्रीवियस ईयर लेकर के 1 से 2 दिन में मैं आपको सब करा दूंगा। देखिए, मैं जल्दी में अगर कराऊंगा तो अच्छा ना करा पाऊंगा, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम लेकर के और अच्छा से कराने का कोशिश करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय, जय हिंद दोस्तों।